मुझे बताया गया है कि इसकी टाइमिंग 90 मिनट थी दोस्तों। ध्यान सुनेंगे, जब पहला 2011 का टेट हुआ था तो मुझे अभी किसी ने बताया, मुझे नहीं मालूम था। इसकी टाइमिंग जैसे आपको जनरली जो 2.5-3 घंटे का समय आज मिलता है, उस समय सिर्फ 1.5 घंटे था। और इसीलिए पेपर थोड़ा, तभी मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि यह पेपर बहुत आसान क्यों है। तो अब मुझे समझ में आया कि टाइम कम था, इसलिए बड़े क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। वह स्तर, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक logically about objects and events is known as what? Sensory motor stage, formal operational stage, pre-operational stage और concrete operational stage। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था, या इसे प्रणोद भी बोलते हैं, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस में मैंने लिया इसे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। पियाजे ने, अब भैया मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा और आप हंसते हंसते गिर पड़ोगे। तो भैया आपको बताया गया कि 18 साल से पहले आप अपराध करोगे तो आप जाओगे, कोई खास अपराध नहीं माना जाएगा, तो क्या करोगे? 18 साल में आधे घंटे बाकी है, 500 लोगों का गला काट दोगे? तो भाई ठीक है, पुराने दुश्मनों को सफाया करने का आधा घंटा का टाइम बचा है, तलवार उठाओ, 500 लोगों को काट डालो। दोस्तों रातों रात कोई अवस्था नहीं शुरू होती, किसी भी अवस्था के गुण पिछली वाली अवस्था से दिखने शुरू हो जाते हैं। मैंने, आपने मेरे बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे। तार्किक चिंतन परिपक्व होता है चौथी अवस्था में, इसमें अंतिम में औपचारिक संक्रियात्मक में, पर शुरुआत दोस्तों गेस करिए कहां से होगा? हमेशा एक अवस्था पीछे से। इसलिए सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल सही, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं मित्रों? शुरुआत हमेशा, दोस्तों मुझे निर्भया के केस में बहुत शर्म आई जब उसमें से एक बंदा 18 साल का था, नहीं था, और उसे छोड़ने जा रहा था। दोस्तों अरे भैया 6 महीने बाद तुम कौन से भगवान बन जाओगे? भाई मैं एक हत्यारा हूं, खूनी हूं, तो मैं कौन सा 6 महीने बाद बहुत बड़ा संत बन जाऊंगा? इसलिए शुरुआत हमेशा पहले से होती है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों आइए लेट्स गो, शुरुआत करते हैं दोस्तों। दूसरा, बच्चों के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं? 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय हूम? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। और आप जानते हैं दोस्तों उत्तर क्या है? आइए, आपको आज ही दोस्तों शुरू किया है, अगर आपको मालूम, और आपको आज दोस्तों पियाजे मैंने अपने तरफ से बहुत बेहतर और बहुत साफ सुथरा पढ़ाने की कोशिश की है, और आप सभी जानते हैं दोस्तों इसका। प्लीज गाइज सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट की एक बहुत जबरदस्त मुहिम है, इसमें से एक पेपर भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यूपीटीटी में क्वेश्चन दोहराए जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको बिंदास रट डाल दिए। और आप सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर है यस, बिल्कुल, जीन पियाजे इज द राइट आंसर। टाइम नहीं खाएंगे दोस्तों, आगे चलेंगे, लेट्स गो। अगला ध्यान सुनेंगे दोस्तों, और आपको इस पेपर का विश्लेषण भी दूंगा, पर अभी क्वेश्चन। अल्पवयस्क, अल्पवयस्क का अर्थ है छोटा बच्चा है। अल्पवयस्क का अर्थ मतलब वयस्क से कितना भी छोटा, मान लो आप। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? नकारात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। निश्चित ही आपको दोस्तों जरूर मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि छोटे बच्चे के शिक्षा में टीचर का, माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? दोस्तों आप हमेशा जानते हैं, एक उदाहरण से समझाता हूं, हमेशा व्याख्या से। कल सुबह आपके बच्चे का एग्जाम है, मान लीजिए केजी का। पेंसिल, अब बच्चा थोड़ी पेंसिल लेने जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा ना बाबू। अब सुबह 8 बजे आप कह रहे बेटा रुक जा, तेरा एग्जाम आधे घंटे छोड़ दे, बेटा मैं पेंसिल लेके आ रहा हूं। बच्चा हमेशा अग्र सक्रिय, आपको बच्चे की जरूर, अग्र सक्रिय क्या होता है? जो आगे की सोच की व्यवस्था हो जाए, क्या कि मेरे बच्चे का कल एग्जाम है, मैं आज ही पेंसिल ले लेता हूं, एक मिटाने वाला ले लेता हूं। तो दोस्तों कहने का अर्थ है हमेशा आगे की सोच करके, क्योंकि बच्चा भी अपने से सारे काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों प्रोएक्टिव या अग्र सक्रिय इज द राइट आंसर। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। थैंक यू। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 14।
बच्चों के, दोस्तों बहुत ही दमदार क्वेश्चन, अभी पियाजे चल रहा है तो इसलिए आपको समझाऊंगा। बच्चों के संज्ञानात्मक, पहले से ही अलर्ट कर रहा हूं, बाइगोस्की नहीं, पियाजे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित कर सकते हैं? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में। आइए दोस्तों, आप अब सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, पहली बार पापा बेचारे बार बार, मैं हमेशा बोलता हूं, पापा कहते बेटा एक काम कर, अब घर में आज समोसा बना है, उसकी जीभ लपक रही है समोसा खाने में दोस्तों। पापा बोले बेटा एक काम कर, बेटा एक पेज लिख ले बाबू, अभी खा लेना समोसे। नहीं नहीं मैं खाऊंगा। दोस्तों पहली बार ये फंसता है गधा कब? जब विद्यालय में जाता है, तब इसकी अकल ठिकाने आती। क्या? यहां तो टाइम से खाना मिलेगा, रोज स्कूल सही समय से आना है, बस्ते में किताब भर के आनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। दोस्तों महान जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे का सबसे बेहतर संज्ञानात्मक विकास घर में नहीं होता, बल्कि होता है किसमें? खेल का मैदान। बाइगोस्की का उत्तर है, द राइट आंसर इज गाइस विद्यालय एवं कक्षा कक्ष। पहला, वचनबद्धता, समय पर आना, नियमित समय में काम करना, यह दोस्तों कहलाता है क्या? विद्यालय एवं कक्षा कक्ष। लेट्स गो, आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आइए। निम्नलिखित में से किसको अभिप्रेरित शिक्षण, मतलब कि आपको 4 लक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लक्षण मोटिवेटेड टीचिंग या मोटिवेटेड कि नहीं भैया शिक्षण बड़ा अभिप्रेरित चल रहा है, कौन सा लक्षण दिखाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण तरह से क्या दोस्तों, कक्षा में पूरी तरह से चुप्पी। निरस्ता मतलब कहने का अर्थ है चुप्पी मार के हर बच्चा बैठा है। आइए दोस्तों, बहुत लेक्चर दोस्तों सुन चुके हैं। अभिप्रेरित टीचिंग, देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा, एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। वह पुराना जमाना गया जब गुरुजी बोलते थे चुप 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 चुप, खबरदार वहां बैठो, यहां बैठो, कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं दोस्तों, अगर अच्छी बच्चे का प्रश्न पूछना ये दिखाता है कि बच्चा भी पढ़ने के दौरान एक्टिव है, तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। और आपने दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। इसको आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइए। निचली कक्षाओं में, जैसे कक्षा 2, 4, ये निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। कमन गाइस लेट्स गो। आइए ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है, चाहे आपको खेल विधि कही जाए, चाहे आपको व्यायाम कहा जाए, हमको स्कूल में सचिन तेंदुलकर नहीं चाहिए, हमको खली दारा सिंह नहीं बनाना है। खेलने इत्यादि का मतलब सिर्फ ये है कि खेले और वापस चुस्त दुरुस्त होकर पढ़े, फाइनली अधिगम पे लौटना है दोस्तों। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आपको बोला जाए एक बच्चा व्यायाम कर रहा है, इसका शिक्षण में क्या प्रयोग है? भैया हमको खली थोड़ी राक्षस नहीं पैदा करना है, हमको जिम वाला नहीं चाहिए, इसलिए व्यायाम कर रहा है ताकि पढ़ने के दौरान सुस्त ना रहे। फाइनली आपको अधिगम पे लौटना है, तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों सही उत्तर क्या है? वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब इसके पीछे साइकोलॉजी है, पहलवान पैदा करना नहीं है दोस्तों, पहलवान पैदा करना हमारा टारगेट नहीं है। द राइट आंसर इज विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न है क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चे खेल को नेचुरली पसंद करते हैं और खेल के बहाने हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। आइए लेट्स गो। आइए अगला, डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों? डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए, एक मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है और व्यावहारिक विकार है। दोस्तों टाइम नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, डिसलेक्सिया होता है क्या? डिसलेक्सिया होता है दोस्तों, बिल्कुल सही।
आपने सही बताया, डिसलेक्सिया होता है दोस्तों पठन विकार। आइए, टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 8। दोस्तों बार बार मैं आपको अपने बहुत लेक्चर में बोल चुका हूं, पर एक बार क्वेश्चन लेते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। कमन गाइस, लेट्स गो। आइए, यस। दोस्तों मैंने सबको बोला था, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सृजनशील बालक हो, सभी को एक ही सामान्य विद्यालय में एक ही छत के नीचे पढ़ाएंगे, तभी तो समावेशी शिक्षा आएगी। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। क्या हम समझ गए हैं? मुझे यकीन है दोस्तों ये लेक्चर आपने बार बार सुना होगा। भाई समावेशन का क्या अर्थ है? सम्मिलित करना, शामिल करना। अरे भैया जब सब अलग अलग ही स्कूल बनाएंगे तो काहे की समावेशी शिक्षा? तो अंग्रेजों का फूट डालो और राज्य करो वाली थ्योरी हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करती है? अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है, पुराने अधिगम को नए अधिगम से जोड़ती है, एक दिशी रूप से, मतलब एक दिशी का अर्थ है कि एक ही तरफ सोचने के लिए प्रेरित करती है, और अगला नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि पैदा करती है। मुझे यकीन है आप जानते हो उत्तर क्या है दोस्तों। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस कमन गाइस, आइए। और दोस्तों हम सभी जानते सही उत्तर क्या है। स्मृति तो हमारी एक जैसी रहती है, इसका भी प्रेरणा से कोई लेना देना नहीं है। पुराने अधिगम को नए अधिगम से जोड़ने में यह कनेक्शन, स्थानांतरण, पूर्व ज्ञान है दोस्तों, न कि अभिप्रेरणा है। एक ही दिशा में सोचना तो रट्टू तोते वाली बात हो गई। सी द डी इज द राइट आंसर दोस्तों। जब आप अभिप्रेरित होते हो, मोटिवेटेड होते हो, आपकी पढ़ने में मन करता, आपकी रुचि होती है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 5 के, मतलब कह रहा है कक्षा 5 का एक बच्चा है जो साफ सुथरा नहीं देख पाता। तो सुनेंगे, कक्षा 5 के एक न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून दृष्टि का अर्थ है जो शायद साफ देख नहीं पाता, आप क्या करेंगे? पहला, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन वही है, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष बर्ताव गलत। अरे भैया कम साफ देखता है, गणित में कमजोर थोड़ी है। बोलो बेटा नहीं नहीं निम्न स्तर के काम मत करो। अरे यार काम में कोई निम्न और उच्च स्तर क्या होता है? काम तो सभी होते हैं। गलत। उसके दैनिक कार्य में, मतलब शुरू से ही उसको सहारा देना मत सिखाओ। बेटा ठीक है तुम कम देख पाते हो बेटा, आज हम तुम्हारे साथ स्कूल चलेंगे, रोज वहीं बैठे रहेंगे, अपना काम छोड़ देंगे। नहीं दोस्तों नहीं, उसे खुद से क्या, पहले तो उसे सामान्य रूप से, क्योंकि दोस्तों क्या कहती है हमारी समावेशी शिक्षा, सभी बच्चे एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब क्या है कि भाई कक्षा में सब समान है। हाँ पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा, मैंने हमेशा बोला शिक्षण विधि एक जैसी नहीं होगी, कक्षा समान होगी, विद्यालय एक जैसा होगा। और दोस्तों ध्यान से, हाँ उसका काम भी करेगा। भैया आप नहीं देख पाते हो तो आपको ऑडियो के द्वारा आपको सुनाया जाएगा या नजदीक दिखाने की कोशिश की जाएगी। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित होगा? चांपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। लेट्स गो गाइस, आइए लेट्स गो। तो रुचि बनाए रखने के लिए आपको लगता है सबसे सही तरीका क्या है? चांपट्ट का प्रयोग करना, कहानी कहना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना। देखिए दोस्तों आपको मजा आएगा कि आपको लगेगा कि इसका उत्तर कहानी कहना है। दोस्तों बच्चे को भी, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, बच्चे को भी चर्चा में शामिल रखेंगे तो वह, भाई कहानी आप कह रहे हो, बच्चा यूं बैठा है सुन रहा है, आपको एक बार लगे सुन रहा है,
उसकी कहानी में कोई भूमिका नहीं है, बस सुन रहा है। पर अगर चर्चा में शामिल कर लोगे तो वह भी कुछ विचार देगा दोस्तों, और इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्चा करना है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। लेट्स गो, चलेंगे दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 12, वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स, सॉरी, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय में खेलता है तो यह क्यों बेहतर है। पहला, यह उन्हें शारीरिक, देखिए मेरी बात वही आ गई दोस्तों, आप अपने उत्तर को कभी भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। यह नहीं, अभी अगर आपको लग रहा होगा कि सर ने पिछली बार जब बताया था कि हमें हनुमान जी नहीं चाहिए, खली नहीं चाहिए, अब आप यहां से इस उत्तर को वेरीफाई कर सकते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। दोस्तों फाइनली आपको अधिगम पे ही वापस आएगा। हमको सचिन तेंदुलकर नहीं चाहिए, हमको खली नहीं चाहिए, हमको पढ़ाना भैया, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा ताकि गुरुजी आराम से फोन पर बीबी से बात करें। हसारत आगे है, यह समय बिताने में, हमको वहां टाइम नहीं पास करना, कोई टाइम थोड़ी किल करना है। द राइट आंसर इज गाइस क्या, सहयोग और संतुलन अधिगम में बहुत जरूरी दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी कहता है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और ऐसे में सहयोगात्मक सोच जरूरी है, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। परिवार कैसी शिक्षा का साधन है। परिवार कैसी शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों। आइए, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों स्कूल में जाने के लिए एक वर्दी भी चाहिए, किताबें चाहिए। जो अब भैया अब बोलो, स्कूल बिना झोले के गए हो, ऐसे खड़े हो, गुरुजी पूछे कहाँ आए हो जी, सर स्कूल आया हो। बैग कहाँ है जी, सर बैग तो नहीं है। पापा के सामने जाने के लिए वर्दी नहीं चाहिए, बनियान पे भी जा सकते हो। न कोई निश्चित नियम है, न कोई निश्चित जगह है, न कोई निश्चित पाठ्यक्रम है, पापा तो कभी भी वाट लगा सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, और आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। पहला, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, मैंने बार बार बताया दोस्तों, अनुशासन की अनुभूति विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। दोस्तों सामाजिक मूल्य बोले ईमानदारी, नैतिकता। बच्चा इतना छोटा है, आप खड़े होकर कहानी सुना रहे, बेटा मैं ईमानदारी के बारे में कहानी सुनाता हूं, वो कहेगा तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि उसको ईमानदारी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे का चिंतन मूर्त नहीं होता, सॉरी अमूर्त नहीं होता, इसलिए नहीं चलेगी। आप गांधी जी भले मूर्त हैं, पर क्या गांधी जी कक्षा में है। जब तक वो गांधी जी को नहीं देखेगा वो समझ नहीं पाएगा। अनुशासन, लाठी नहीं मारना है, आदर्श। आइए दोस्तों, अच्छी कहानियां सुनाओगे तो कौन सी ईमानदारी दिखेगी, गलत दोस्तों। सही बातें हैं कि सब खुद टीचर को सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर धारण करना होगा। अब दोस्तों टीचर जब कुछ करेगा तो बच्चा मूर्त रूप से देखेगा कि यार सर तो रोज समय पे आते हैं, सर बड़े अनुशासित हैं, सर के अंदर वचनबद्धता है, तो डायरेक्ट आपको आदर्श मानकर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। यस करेक्ट। लेट्स गो अगला क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय के अनुसार आना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक अच्छा वक्ता होना। आई लेट्स गो। मैं खुद दोस्तों आपको लगातार बोल रहा हूं, हमको टीचर के रूप में कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास नहीं है। अनुशासन, हमको वहां लाठी वाठी नहीं चलानी दोस्तों, बच्चा खुद से पढ़ता है, ऐसी हमारी शिक्षा कहती है। कक्षा में समय, केवल समय पे आकर वहीं सो रहे हो चादर डाल के, समय के अनुसार नहीं दोस्तों। द राइट आंसर इज, शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करे। सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि शिक्षक योग्य हो, बच्चे की समस्या को हैंडल कर सके। लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 16, आइए। श्यामपट्ट को किस शिक्षण सामग्री में रखेंगे। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। आइए
भैया अब मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो इसको श्यामपट्ट मान लो, ऐसे तो डिजिटल बोर्ड है। अब भैया हम चिल्लाएंगे तभी तो आप सुनोगे, ये थोड़ी चिल्लाएगा भाई। इसमें भी क्या होगा भाई, ये तो चलो इसमें ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हैं, पर श्यामपट्ट में कौन सा वीडियो प्ले कर दोगे? वह सिर्फ दिखाई देगा। इसलिए कैसा साधन होगा? दृश्य साधन होगा दोस्तों। कैसा साधन होगा? दृश्य साधन होगा। आई इसको क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। आई दोस्तों सिंपल सी बात है कि शिक्षण कुशलता में तो सबके सब आएंगे भैया। श्यामपट्ट पे लिखना भी, अब ये नहीं कि दोस्तों मेरी तरह भाई मेरी राइटिंग तो बहुत ही गंदी है, अब लिखे हो ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा। निचली कक्षा का बच्चा गोच मोच नहीं पढ़ पाएगा, साफ सुथरा लिखना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। बच्चे ने कहां तक सीखा, प्रश्न पूछना भी जरूरी है। प्रश्नों को जब बच्चा ना हल कर पाए तो आपको मॉडल के रूप में हल करके भी दिखाना पड़ेगा। तो द राइट आंसर इज डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए क्या करोगे भैया? सुनेंगे। हाँ, क्वेश्चन भी इतना दमदार दिया है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए क्या करेंगे? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों मैंने हमेशा बोला, आपको भले बुरा लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जानबूझ के प्रश्न पूछ रहा है, और दोस्तों हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है कि बच्चे का प्रश्न पूछना उसकी जिज्ञासा को दिखाता है। इसलिए प्लीज बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है, बच्चे की आवाज को मत दबाइए। सो द राइट आंसर इज गाइस। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको ये नहीं कि चुप बहुत पूछ लिया, 5 दिन बाद पूछना। उसको जब बोलो बेटा ठीक है, जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए प्लीज मुझसे पूछो। दोस्तों लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 19, किंडरगार्टन सिस्टम किसने दिया था दोस्तों? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? सब दोस्तों हम रट चुके हैं। किंडरगार्टन विधि को दिया है किसने? सभी जानते हैं दोस्तों। किंडरगार्टन विधि प्रोडक्ट है किसकी? फ्रोबेल की। किसकी है दोस्तों? फ्रोबेल की। फ्रोबेल की। चले आगे, अगला है, अगला नेक्स्ट, अगला, एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय कभी नहीं आता। कह रहा है कि अगर आप टीचर हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको सरक गया है, थोड़ा छोटा कर रहा हूं। एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उसके उपेक्षा कर देंगे, अभिभावक को लेटर लिखेंगे, आप उससे मिलने स्वयं जाएंगे, बच्चे को लठियाना शुरू कर देंगे। चलेंगे, लेट्स गो। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं यह शिक्षक की, दोस्तों सीटीटी में पढ़ा रहा हूं व्यावसायिक नैतिकता, यह शिक्षक की आचार संहिता है कि वह खुद, अगर गार्जियन नहीं आ रहा है, आपको सुन के अजीब लग रहा है, बच्चे के भविष्य के लिए, क्या पता गार्जियन बिजी रहता हो, क्या पता गार्जियन आउट ऑफ स्टेशन हो, एक बार कोशिश करनी चाहिए मिलने की दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई, करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 21। आइए, एक अति सक्रिय, मैंने कई बार क्वेश्चन लिया है सीटीटी में और आप इसका उत्तर मुझे यकीन है जानते होंगे। एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? पहला, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इनमें से कोई नहीं। कमन गाइस, इसको आई दोस्तों हम सभी जानते हैं, मैंने क्या बोला था, अति सक्रिय बालक कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों सी। आपको चौंका देगा ये उत्तर, क्योंकि आपको यह बाल श्रम भले नजर आए, पर यह कैसा बालक है, इसकी प्रॉब्लम ही यही है। यह अन्य बालकों से अलग है। अति सक्रिय बालक अपराधी बालक या समस्यात्मक बालक में आता है। क्या इसको ऐसे हाथ, मैंने बोला था ऐसे इसका हाथ चलता रहेगा, आप बोलोगे रुक जाओ रुक जाओ, फिर भी ऐसे हिलाता रहेगा। कंट्रोल न कर पाना ही इसकी प्रॉब्लम है।
इसका शरीर जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, ऐसे बैठा रहेगा, आप उधर पढ़ाओगे बगल वाले बच्चे को एक थप्पड़ मारेगा, आप जैसे आप करोगे ऐसे इधर क्या हुआ, किसी के पैर में यूं लात मार देगा या किसी को चुटकी काट लेगा, मतलब ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कुछ तो करेगा। बाद में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इससे बढ़िया कि भैया किसी को प्रॉब्लम करे, किसी का मतलब ये आप चाहो कि बेटा बैठो भजन गाओ, हनुमान चालीसा गाओ, ये नहीं गाएगा, किसी न किसी को तोड़ेगा दोस्तों। इसलिए इसकी एनर्जी को बुरी जगह इस्तेमाल करने से बढ़िया इसको थकाइए दोस्तों। ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकें क्रम में रखवाना, कोई मेहनत का काम दे देना, बागवानी करवाना, सिंचाई करवाना। पर यहां पे इसका उत्तर क्या है दोस्तों, सी फॉर चेन्नई। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, मैं मान सकता हूं आप बुरा मुझे दोस्तों एक बात पे हंसी आ गई। आप सोच रहे होंगे सर क्यों हंस रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं। देखिए दोस्तों, बड़ा मतलब मुझे बहुत हंसी आ गई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ के। आइए देखते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पेपर में शिक्षण ही शिक्षण है। मतलब आप कहोगे कि सीटीटी का स्तर उठा है और टीटी का स्तर लगातार क्या है, गिरा है। यह एक मुझे लग रहा है अब तक का टीटी का सबसे सुपर पेपर था दोस्तों, क्योंकि इसमें शिक्षण धुआंधार है, आप देख ही रहे होंगे। आइए, कह रहा है कि अलग अलग समूहों या जातियों या संप्रदायों, मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूं क्वेश्चन को, अलग अलग समूहों, संप्रदायों या जातियों के बारे में एक बच्चे की राय किससे प्रेरित होती है। जैसे बगल वाले शर्मा जी के बारे में बच्चा क्या सोचता है, यह बच्चा कहां से सोचेगा, उसके अभिभावकों की सोच पर, उसके समकक्षियों की सोच पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उसके सहोदरों मतलब भाई बहनों की प्रभाव पर लगे रहिए दोस्तों, लगे रहिए, प्लीज कीप इट अप, प्लीज लगे रहिए दोस्तों। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूं ना सीटी अब टीटी का स्तर बहुत गिर गया दोस्तों, जबरदस्त दोस्तों। सिंपल सी बात क्या है, बचपन में मम्मी ही फ्रेंड बनाती है, पापा ही फ्रेंड बनाते हैं। अगर बगल वाले शर्मा जी के साथ के बच्चे के साथ हमारी पट गई है, हम रोज खेल रहे हैं दोस्तों, एक दिन मम्मी का शर्मा जी के साथ झगड़ा हो गया, पापा का हो गया, मैंने बोला सुनो शर्मा जी का बेटा बहुत गंदा है, कल इसके साथ मत खेलना। अब उस उम्र में गंदा शब्द को हम बहुत गंदा लेते हैं। अब कल शर्मा जी का बेटा आया, चलो यार खेलते हैं, हमने बोला नहीं 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 मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। मेरी मम्मी ने बोला नहीं 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 भाई नहीं खेलूंगा। मेरी मम्मी ने बोला तू गंदा बच्चा है। दोस्तों उसकी राय बच्चे के बारे में कहां से बनी, उसके माता पिता के राय से। क्या हम समझ गए हैं? फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यस, थैंक यू मेरे बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। सही उत्तर है दोस्तों ए फॉर अमेरिका। जैसा गार्जियन सोचता है वैसा ही बच्चा सोचता है। लेट्स गो, आइए आइए। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला गया है या बैठाने के लिए बोला गया है, आप कौन सा तीर मारेंगे, क्या करेंगे? पहला, इससे अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे उन्हें, अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि के लिए हो उनमें जाने के लिए कहेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप एक टीचर हो, आप किसी बच्चे को पढ़ाने से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन गलत है दोस्तों। सिर्फ एक ऑप्शन है सी। क्या? कि अब आपको थोड़ी भैया आप वहां पढ़ा के थोड़ी आए हो, नहीं साहब लिखवा के थोड़ी आए हो बेटा भैया मैं मंदबुद्धि आदमी को नहीं पढ़ाऊंगा भैया। आपको हर प्रकार के बच्चे को सीखने का तरीका सीखना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। आप ना तो कहेंगे ही नहीं, आप भाई बी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा में स्कूल सबका एक ही होता है, तो विशेष जगह भेजने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मजबूरी में आपका उत्तर क्या होगा? सी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। आइए, एक शिक्षण को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक क्वेश्चन जब पढ़ता हूं इसके ऑप्शन बड़े मजाकिया है दोस्तों। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए ताकि शिक्षण करने की जरूरत ही ना पड़े, तो काहे का शिक्षक। दूसरा, उसका अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि फोन करे लेटे लेटे और बोले आज मैं स्कूल नहीं पाऊंगा, मंत्री जी थोड़ा देख लेना भाई। अगला, उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि का कहां चार डालोगे? आइए लेट्स गो।
दोस्तों एक टीचर के अंदर एक ही गुण होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप देखिए, चेहरा बदल के 2 बार आ गया, उसे अपने विद्यार्थियों की, यही क्वेश्चन ऊपर भी था, बस सिर्फ ऑप्शन बदला था दोस्तों। एक टीचर को बेसिकली उस काम, जिस काम के लिए रखा गया है, उसका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए द राइट आंसर इज गया सी। अगला, इमोशनल, संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक समायोजन क्या है? क्रोध पर काबू पाओ। समायोजन क्या है? एडजस्टमेंट करना। ईर्ष्या मत करो। अब ये चीजें कहां पर प्रभावी होती हैं? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। भैया दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां कहा जाएगा भाई पढ़ने में गुस्सा मत करो, घर पे करो? अरे गुस्सा करना तो कहीं भी मना है दोस्तों। गुस्सा करना व्यक्तित्व को भी खराब करता है, क्लास में आपकी प्रसिद्धि को भी खराब करेगा, अनुशासन भी तोड़ देगा। इसलिए दोस्तों ये तो सभी जगह काम करेगा। यस, राइट आंसर इज गाइस यस, डी फॉर डेनमार्क। यस ट्रू। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26। आइए, 55 का सांप्रतिक। सांप्रतिक का अर्थ है दोस्तों जो आजकल चलन में है। सांप्रतिक का अर्थ है जो आजकल चलन में है, करंट। करंट भाई साहब हिंदी तो इतनी कमाल की आती है कि भगवान आपकी रक्षा करे। इतना तगड़ी हिंदी है, थोड़ा देखिए। 55 का करंट या समसामयिक, ऐसे आप समझो। 55 का समसामयिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के सबसे अच्छा माना जाता है। 55 आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। 55 वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवस्था है। दोस्तों क्यों कहा क्रो एंड क्रो ने? क्या 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है? क्योंकि दोस्तों इसके पहले बालक के बारे में, अरे अबोध बालक, अज्ञानी बालक, बड़ा छोटा है, बेचारे के पास दिमाग नहीं है। और दोस्तों जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, क्रो एंड क्रो जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा मनुष्य से दोस्तों कई गुना बेहतर सीखता है। सो द राइट आंसर इज गाइस डी। हो गया, उनको भेजिए किसी। 55 वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आएंगे इसको है 27। एक अब दोस्तों बहुत तगड़ा क्वेश्चन, हिंदी है। देखिए दोस्तों हिंदी शब्द आपको मार डालेगा। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपको अच्छी खासी समस्या का प्रॉब्लम होगा। क्या कह रहा है कि एक मानकीकृत, मैंने हिंदी बदल दिया, एक मानक मतलब जो एक स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया हो, एक मानकीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, मतलब कक्षा 5 को अगर एक स्टैंडर्ड पठन कि भाई एक मानकीकृत पठन क्या है, इसका परीक्षण कराने के लिए दोस्तों एक शिक्षक को क्या आप परामर्श देंगे? पहला, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और उनको हल करवाना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से सीख सके। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। दोस्तों बहुत दमदार क्वेश्चन है। जब इस प्रश्न को देता हूं मुझे गर्व होता है कि कभी यूपीटीटी का स्तर बहुत अच्छा रहा होगा दोस्तों, और ऑफकोर्स शायद उनके पास उस समय बहुत तगड़े एक्सपर्ट थे दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही दमदार है दोस्तों, बहुत दमदार है। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑफकोर्स बहुत दमदार है दोस्तों। मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं ताकि मैं ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला दोस्तों, आप कहोगे कि परीक्षण इंपॉर्टेंट है और वो मान लेगा, बच्चे के पास अमूर्त चिंतन नहीं, महत्वपूर्ण उसको समझ में नहीं आता। दूसरा, कोई जरूरी थोड़ी है पिछले वाले प्रश्न रिपीट होंगे, इसलिए पिछले सालों के प्रश्न हल करवाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। कह रहा है कि जो निम्न कोटि के पाठक है, जो कमजोर पढ़ने वाले हैं, उन पे ध्यान देंगे, बाकी लोग अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। ये भी गलत है ना दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों क्या, कि वह जैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनको भी अभ्यास कराए, पर उन्हीं प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी अभ्यास कराए। क्यों?
क्योंकि जरूरी नहीं पिछले वाले ही प्रश्न आएंगे, पर हाँ जैसे दोस्तों हम सीटीटी में क्या बोलते हैं कि भैया कोई जरूरी नहीं प्रश्न रिपीट होगा पर पैटर्न यही रहेगा। तो यहां बात चल रही है किसकी दोस्तों, पैटर्न की। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस इसको। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आइए 19 पर असंगठित, ध्यान सुनेंगे दोस्तों। असंगठित का अर्थ है जिस घर में बहुत झगड़ा उगड़ा होता है, मारपीट होती है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे ज्यादा कठिनाई किसमें अनुभव करेगा, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तगड़ा क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि जिस घर से बच्चा आ रहा है वहां फूट हो रही है, हो रहा है, इसको मतलब इस अनुशासन इसको मालूम नहीं होगा। और दोस्तों मारपीट में आगे होगा, थोड़ा गाली गलौज भी हो सकता है, जैसे एक बात बता रहा हूं। इसलिए अकेले अध्ययन करने में इसको प्रॉब्लम होगी। स्वतंत्र अध्ययन मतलब इसको आपको गाइड करना पड़ेगा। अगर इसका घर संगठित होता तो यहां इसको मालूम होता कि सब लोग महत्वपूर्ण है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसलिए द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप कौन सा तीर मारेंगे, देखेंगे। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, जैसे उसके साथ हमको आराम से जीवन बिताना है, उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान। लास्ट वाले ऑप्शन को पढ़ते वक्त कहीं कहीं हंसी आ जाती है, टेट वाले अपना रंग दिखाई देते हैं तो मुझे हंसी आ गई। जैसे पहले तो मैं पढ़ रहा था, अर्थ समझ नहीं पाया, पढ़ते पढ़ते समझ गया। मतलब कि मैं थोड़ा इसको मजाकिया अंदाजा में बोलूंगा। कह रहा है एक छात्र बहुत बुद्धिमान है तो आप संतुष्ट रहेंगे, बेटा कोई बात नहीं बेटा, कल से स्कूल मत आना बेटा, मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हूं, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, इसलिए आपसे नहीं अब हमारे पास नहीं है दोस्तों। फिर क्या है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे कि हाँ बेटा रहने दो, बाकी गधों को अपन होमवर्क देंगे, तुम 12 इस तरफ बहुत उठ गया है, तुम चले जाओ सीधा गायब हो जाओ। इसलिए दोस्तों यह भी गलत है। उसके अभिभावकों को सूचित कर देंगे, फोन के लगा दिया शर्मा जी को, शर्मा जी अपने बेटे को स्कूल से निकालो यार, आपका लड़का तो बहुत जीनियस है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब अपने तीसरे नेत्र से सब देख लेगा। ये भी दोस्तों गलत है। मैंने दोस्तों आपको याद करिए, अभी आपको शिक्षण जब पढ़ाऊंगा दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी बड़ा गर्व होता है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ दोस्तों। एक शिक्षण की विधि है, सुनेगा आपको बड़ा मजा आएगा। क्या उसे बोलते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग, निपुणता आधारित शिक्षण अधिगम। क्या कि शिक्षण में अधिगम में कोई गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो, कुछ त्रुटियां सभी में होती है दोस्तों। मुझे यकीन है आपको बहुत मजा आया होगा सुन के। नो बडी इज परफेक्ट दोस्तों, हम आप सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। कितना भी कोई पढ़ ले दोस्तों, पर हर आदमी को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। यकीन है आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। यह बहुत है, मैं आपको कभी बताऊंगा जब आप पढ़ाया भी है कई बार। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। कुछ विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने के मूड में नहीं, तो आज क्वेश्चन बड़े दमदार आ रहे हैं दोस्तों। कुछ विद्यार्थी आज कक्षा में पढ़ने के मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे जाओ भाई आज मूड नहीं कल आना। अगला, उन्हें चेतावनी देंगे सुधर जाओ वरना फिर किडनैप कर लूंगा। अगला, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि अगर सोचिए एक बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है और आप अंग्रेजी में खूब सुरीली कविता सुना रहे हो, वो नहीं पढ़ेगा। आप समझ गए हैं दोस्तों राइट आंसर क्या है। कोई भी ऑप्शन, मैंने आपको बोला था बाल केंद्रीय शिक्षा, क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन आपका उत्तर नहीं होगा जहां प्रधान कौन बने हो, गुरु जी की बड़ाई करता कोई भी ऑप्शन आपका उत्तर नहीं है। बड़ा दुख होता रहा है बताते हुए दोस्तों, हम खुद टीचर है पर यही सच है, क्योंकि हमारी शिक्षा क्या है, आपको हमेशा उसी ऑप्शन को वरीयता देनी जिसमें बच्चे को वरीयता दी गई। हम समझ गए हैं। चलिए दोस्तों मुझे एक बात बताएं कैसे लगा है आज का